हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वो कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार हमने देखा, जो कि 4 प्रकार का होता है। आपको पता है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्यामितीय विन्यास के आधार पर। चलिए हेडिंग मेंशन कीजिए, ज्यामितीय विन्यास के आधार पर किसके प्रकार के बारे में? क्रिस्टल। तो ज्यामितीय विन्यास के आधार पर जो हमारा क्रिस्टल है, जो हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ है, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है, वो कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ज्यामितीय विन्यास क्या होता है। ज्यामितीय विन्यास कहने का मतलब उसकी आकृति कैसी है, उसकी आकृति किस टाइप की है, कैसे दिखती है, त्रिकोणीय है, चतुर्भुज है, षटकोणीय है, कैसा है। तो इस ज्यामिति के आधार पर हम जानेंगे कि जो हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है। तो जब हम ज्यामिति बनाएंगे, जब हम किसी भी क्रिस्टल का आकृति बनाएंगे, तो हमको क्या क्या चीज हमको पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कॉर्नर, कोना, जो कि इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। कॉर्नर आपको सभी को पता है, कॉर्नर क्या होता है, कोना होता है। आप डायग्राम को भी देख के बता सकते हो कि इसका कॉर्नर कौन सा है। उसके बाद में हमको जानना पड़ेगा फेस। फेस मतलब समझते हो, फलक। ये फलक हमको जानना पड़ेगा। फलक क्या होता है ये भी आपको क्लियरली पता है ना। और इसमें क्या चीज यूज होगा, साइड। किनारा क्या होता है, कोर, ये भी आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको जानना पड़ेगा सेंटर। ये सेंटर क्या होता है, मतलब केंद्र। तो बेसिकली ये सब कॉमन थिंग्स हैं, आम बात है। इनको हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस खाली बता दे रहा हूं कि जब हम ज्यामिति बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, तो ये सभी यूज होगा। कॉर्नर मतलब कोना, फेस मतलब फलक, साइड मतलब कोर, और सेंटर मतलब केंद्र। तो ये सभी डायग्राम को देख के आप लोग आसानी से पहचान सकते हो। इसके बाद में जो वर्ड अभी यूज होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आकृति बनाएंगे क्रिस्टल का तो सभी वर्ड यूज होंगे और उनका मतलब भी हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड यूज होगा, क्या क्या चीज है। तो इसमें जो पहला यूज होगा वो है हमारा क्रिस्टल जालक, जो कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है, क्रिस्टल लाइटिक, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो ये क्रिस्टल जालक क्या है भाई? क्रिस्टल जालक हम किसको बोल रहे हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ को ही हम क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं। क्रिस्टल जालक कोई अलग चीज थोड़ी ना है। उस क्रिस्टलीय पदार्थ को, जैसे हमने जो ठोस है उसको हमने दो भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसी को ही क्रिस्टल जालक बोलते हैं, और कोई अलग चीज नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लेना, समझ में आ रहा है? बस वही चीज है क्रिस्टल जालक। और इसी क्रिस्टल जालक को हम बोलते हैं स्पेस लाइटिक। स्पेस लाइटिक हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक। भाई अब इसको त्रिविम जालक क्यों बोला? क्योंकि जब हम क्रिस्टल को देखेंगे तो 3D में देखेंगे हम। 3D मतलब जैसे चौक है, तो इनके चारों तरफ को देखना है, चारों तरफ को समझना है भाई, तब तो हम क्लियरली उसको समझ पाएंगे। 2D में नहीं देखना है, एक साइड को नहीं, हमको चारों तरफ को हमको जानना जरूरी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक भी बोलते हैं। समझ में आ गया? त्रिविम, त्रिविम मतलब 3D। तो उस क्रिस्टल को हमको कैसे देखना है? 3D में देखना है और उसके बारे में जानना है। तो क्रिस्टल जालक बोले तो भी वही, या फिर त्रिविम जालक बोले तो भी वही है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा जरा ध्यान से सुनिए। त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में एकक कोष्ठिका, या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल,
यूनिट सेल, इसको नहीं ना, यूनिट सेल क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए दीवाल है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दीवाल है, तो दीवाल हमारा क्रिस्टल है, और दीवाल किनसे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, तो जो हमारा ईंट है वो क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। इतना बात क्लियर है। तो जब हम एकक कोष्ठिका को जमा देंगे क्रम से, तो क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। मतलब वही बात है, जब हमने ईंटों को जमा दिया, क्रम से हमने ईंटों को रख दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो क्या बन गया, एक दीवार बन गया। तो हम उसको 3D में क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि त्रिविम आकाश में ईंटों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को दीवार कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, समझ में आ गया कि त्रिविम आकाश में ईंटों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को दीवार कहते हैं। तो यहाँ दीवार के जगह में क्या है, हमने तो अभी फॉर एग्जांपल समझा था, दीवार के जगह में हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक, और ईंटों के जगह में हम क्या लिखेंगे, यूनिट सेल। समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, त्रिविम आकाश में एकक कोष्ठिकाओं की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, त्रिविम आकाश में यूनिट सेल के निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक कहते हैं। यूनिट सेल को आप हिंदी में एकक कोष्ठिका भी लिख सकते हो, तो डेफिनेशन में ओ वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे, त्रिविम आकाश में एकक कोष्ठिकाओं की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक कहते हैं। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। अब उसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट, हमको क्या ध्यान देना है ज्यामिति में, हमको ध्यान देना है यूनिट सेल। क्योंकि जो क्रिस्टल है, जो हमारा क्रिस्टल है, ये किससे बना हुआ है, यूनिट सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, यूनिट सेल से बना हुआ है। जो हमारा क्रिस्टल जालक है वो यूनिट सेल से बना हुआ है। तो अब यूनिट सेल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, एकक कोष्ठिका को। तो यूनिट सेल को समझ में तो आ गया कि एक दीवार है और दीवार का जो ईंट है वो यूनिट सेल है, लाइक यूनिट सेल। लेकिन यूनिट सेल को परिभाषित कैसे करेंगे, तो सुनिए, क्रिस्टल जालक की वह सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। समझ में आ गया भाई। क्रिस्टल का यह छोटा इकाई है, कौन, यूनिट सेल। क्योंकि यूनिट सेल से मिलकर क्या बना है, क्रिस्टल बना है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी क्रिस्टल जालक की वह सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से, मतलब आप उसको बार बार अरेंज करके रखते जाओगे एक एक करके, तो उसी चीज को बोल रहा है। किसी क्रिस्टल जालक की वह सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। समझ में आ गया। किसी क्रिस्टल जालक बोल सकते हो या क्रिस्टल बोल सकते हो, वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया। किसी क्रिस्टल की वह सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहलाता है। समझ में आ गया। ओके, तो हमको क्रिस्टल समझ में आ गया, यूनिट सेल समझ में आ गया। अब हम उसके बाद में देखते हैं जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल है। मतलब पार्टिकल्स मतलब क्या, कण है, बहुत सारे कण हैं। किसमें है, यूनिट सेल में। मतलब पार्टिकल्स यूनिट सेल में है, और यूनिट सेल से क्या बना है, क्रिस्टल बना है। मतलब कुल मिलाकर पार्टिकल किस में है, क्रिस्टल में ही है। मतलब समझ में आ रहा है ना। पार्टिकल सबसे छोटा भाग है, इससे क्या बना, यूनिट सेल, फिर इससे क्या बना, क्रिस्टल बना। यदि सिंपल वर्ड में समझोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जिन जगह पे जाके फिक्स होते हैं, जिन जगह पे जाके बैठते हैं, जिस स्थान पे जाके जम जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो हमारे जो अगला पॉइंट है, हम उसको बोलते हैं जालक बिंदु। हम उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, लेटिक पॉइंट। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, जालक बिंदु। तो जिस जगह पे जाके पार्टिकल बैठ गए, हम उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। मान लीजिए सपोज डेट
मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं, जैसे हो गया हमारा। अब यहाँ पार्टिकल से कोना कोना में आके बैठ गए, तो कोना में जाके बैठे हैं, तो जहां जाके बैठे हैं वही हमारा क्या है, जालक बिंदु है, लेटिक पॉइंट है। क्योंकि उस जगह पे जाके कौन बैठा हुआ है, पार्टिकल बैठा हुआ है, कण बैठा हुआ है, तो जहां जाके वो बैठा हम उसी को बोलेंगे जालक बिंदु। समझ में आ गया? तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी क्रिस्टल में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को, स्थिति मतलब उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब उसका स्थान। समझ में आ गया? किसी क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को ही जालक बिंदु कहते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल है। क्या है इसका परिभाषा? किसी क्रिस्टल में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को ही जालक बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखो हमने तीन चीज देखा, क्रिस्टल, यूनिट सेल और जालक बिंदु। तो एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं। क्रिस्टल क्या है? त्रिविम आकाश में एकक कोष्ठिकाओं की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। डेफिनेशन एकदम क्लियर है। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक की वह सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहलाता है। लेटिक पॉइंट क्या है? किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को ही जालक बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो ये तीन चीज तो हमने समझ लिया कि लेटिक पॉइंट क्या है, जालक बिंदु क्या है, और यूनिट सेल क्या है, और क्रिस्टल क्या है। अब उसके बाद में अब हम डायरेक्टली चलते हैं प्रकार की तरफ कि ज्यामिति विन्यास के आधार पर जो क्रिस्टल है वो कितने प्रकार का होता है, और सभी प्रकार का हम बनाएंगे ज्यामिति, उसका आकृति बनाएंगे और फिर हम उसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो ज्यामिति विन्यास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए प्रकार को पहले हम नोट करते हैं। पहला होता है क्यूबिक, दूसरा होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, तीसरा होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, चौथा होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर पांचवा होता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, छठवां होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, एक सातवां होता है हेक्सागोनल। मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, है ना, मैं सातवां को यहां लिख दे रहा हूं। वैसे इसको मेरे को ऊपर से ही लिखना चाहिए था, बट 7 नंबर को मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, हेक्सागोनल। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैंने जितना भी जो नाम लिखा है ज्यामिति विन्यास के आधार पर, ये 7 प्रकार के होते हैं। तो सातों प्रकार को हो सके तो इनके नाम को आप अंग्रेजी में ही याद रखना, क्योंकि इसका हिंदी में नाम थोड़ा सा और टफ है और डिफिकल्ट है, इसलिए आप उसको अंग्रेजी में ही याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, एक क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, मैंने इसको क्रम से जमाया हुआ है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। अभी कितने प्रकार का होता है? जो क्यूबिक है, मैं इसके साइड साइड में ही लिख दे रहा हूं, जो क्यूबिक है वो 3 प्रकार का होता है, रोम्बोहेड्रल 1 प्रकार का, मोनोक्लिनिक 2 प्रकार का, ऑर्थोरोम्बिक 4 प्रकार का, ट्राइक्लिनिक 1 प्रकार का, टेट्रागोनल 2 प्रकार का, और हेक्सागोनल 1 प्रकार का। ठीक है, अब मैं इसके बगल में लिख देता हूं इसका एग्जाम्पल। क्यूबिक का एग्जाम्पल मतलब NaCl, तो NaCl की जो आकृति होती है क्यूबिक होती है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी आप इतना समझो NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड में जो कणों का व्यवस्था होता है, जो उनकी आकृति होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक होती है। और बहुत सारे हैं, बट ए मोस्ट 3 एग्जाम्पल। समझ में आ गया? रोम्बोहेड्रल का कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट में जो कणों का व्यवस्था होता है वो होता है रोम्बोहेड्रल। आगे हम डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आकृति होती कैसी है।
अभी केवल आप खाली नोट करो इनके नाम, इनके प्रकार और इनका एग्जाम्पल। मोनोक्लिनिक में एग्जाम्पल है सल्फर, SM लिख देना, और ऑर्थोरोम्बिक में भी एग्जाम्पल है सल्फर और इसमें R लिख देना। R मतलब ऑर्थोरोम्बिक, तो रोम्बिक का मैंने R लिखा है और इसमें मोनोक्लिनिक का मैंने M लिखा है। अब देखिए इसका मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल भी सल्फर, मतलब सल्फर का आकृति मोनोक्लिनिक होगा, और ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल भी सल्फर, इसका आकृति क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। लेकिन ये मोनोक्लिनिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, दोनों सल्फर के ही अपर रूप हैं। समझ में आ रहा है? दोनों क्या है, सल्फर के ही अपर रूप हैं। यदि मैं रोम्बिक सल्फर को गर्म करते हैं, यदि 95-96 डिग्री तक यदि हम इसको गर्म करते हैं, तो वही सल्फर किसमें चेंज हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज होता है। मतलब ये सल्फर के ही क्या है, दो रूप हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर से क्या बनाया जा सकता है, मोनोक्लिनिक सल्फर बनाया जा सकता है, इसी को गर्म करके। मतलब ये सल्फर के दो अपर रूप। एकदम क्लियर है? ट्राइक्लिनिक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद में दूसरा बोलता हूं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का एग्जाम्पल क्या होगा, 3 SN या फिर SNO2। समझ आ रहा है, पता चल रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है, टीन है, SN है, ये टीन है, श्वेत टीन है ना, इसका कलर श्वेत कलर का होता है, सफेद कलर का टीन का। और ये हमारा टिन डाइऑक्साइड या स्टेनिक ऑक्साइड या फिर स्टेनिक डाइऑक्साइड भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है टेट्रागोनल का। हेक्सागोनल का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्रेफाइट है। ये सभी हमारे क्रिस्टल के प्रकार हो गए। और एक क्रिस्टल और कितने प्रकार का होता है वो भी हमने लिखा, और साथ में हमने उसका एग्जाम्पल लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार का जितना प्रकार होता है उन सभी का अब हम बनाएंगे ज्यामिति। अब ज्यामिति बनाना यहां से शुरू होगा। समझ में आ रहा है? अभी तो हमने देखा कि 7 प्रकार का होता है, और 7 प्रकार का जो क्रिस्टल है वो कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया। फिर कौन कौन से कंपाउंड में, कौन कौन से क्रिस्टल में ये ज्यामिति पाई जाती है, हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब बारी आता है अब सबका ज्यामिति बनाने का। तो चलिए अब इसको फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। अब उसके बाद में इसको नोट करने के बाद पहले प्रकार से हम शुरू करेंगे क्यूबिक से, जो कि 3 प्रकार का होता है, जो इन सभी क्रिस्टलीय पदार्थ में ये जो क्यूबिक का संरचना है पाया जाता है। मतलब इनके कण क्यूबिक में कैसे व्यवस्थित रहते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उनमें 2 चीजों का ध्यान देना है, और 2 चीज क्या क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है, अभी ये हो गया, मैंने बना दिया एक क्यूब बना दिया। अब इसमें जो इसकी भुजा है, जो कोर है, कोर आप इसको कुछ मान लेना। जैसे एक ठो कोर हो गया, इसको आप मान लो ए। ये वाला जो कोर हो गया आप इसको मान लो बी। जिस कोर को हमने ए माना है उसके सीध में जो यहाँ कोर बनेगा आप उसको अल्फा मान लीजिए, और जो हमने बी वाला जो माना है कोर आप यहाँ उसको बीटा मान लीजिए, और जो सी वाला है आप इसको गामा मान लीजिए। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इन 2 कंडीशंस को अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। उसमें हमको ये बताना है कि ए बी सी जो 3 भुजाएं हैं, मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी या फिर छोटा बड़ा होगा, कैसा होगा, उसको हमको दिखाना है। और ये भी दिखाना है कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा
या उससे कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ये दो कंडीशंस को अप्लाई करके हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो ये चीज एकदम क्लियर है। अब चलिए अब हम सभी क्रिस्टल का क्या बनाते हैं, ज्यामिति बनाते हैं। चलिए पहला प्रकार क्या है बताइए, क्यूबिक। अच्छा क्यूबिक के कितने प्रकार हैं, अब 3 प्रकार हैं। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमको ध्यान देना पड़ेगा भुजा में a बराबर b बराबर c, मतलब कुल मिला के उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और यदि हम कोण की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, मतलब सभी 90 डिग्री पे होंगे। जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण होगा, मतलब कुछ इस टाइप का होगा। समझ में आ गया, यही है 90 डिग्री का। तो अब क्यूबिक 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी तीनों प्रकार के नाम क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ अलग अलग कॉलम बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब इनके 3 प्रकार, एक को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी लिख सकते हो, और एक को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एक को हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ये हो गया। तो अब इनके 3 प्रकार के नाम हो गए। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को हम हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को हम बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। अब इसका डायग्राम कैसे होगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो भुजा बराबर होगा। तो ये क्यूबिक है तो क्यूब का आकार कैसे होता है, आपको पता है, घन के आकार जैसा। ये हमने घन का आकार बना दिया, मतलब इसमें ए बी सी भुजा भी बराबर होगा और सभी का सभी जो कोण है वो 90 अंश का होगा। अब भाई अब क्यूब है तो सब चीज बराबर होगा, तो होगा ही ऐसा। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमको क्या करना है, केवल कोना में कण हमको व्यवस्थित कर देना है, केवल कॉर्नर में। ठीक है, तो यहाँ एक कण होगा, यहाँ एक कण होगा, यहाँ एक कण, यहाँ एक कण, मतलब टोटल कोने कितने हैं, 8 हैं। तो 8 कोने हैं, तो 8 कण को हमको क्या कर देना है, 8 कोनों पे हमको व्यवस्थित कर देना है। तो इस प्रकार के क्या हो गए, हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। मतलब अपने दिमाग में याद रखना, सरल घनीय सेल में केवल कोने में कण होंगे। इसमें लिखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब बॉडी के सेंटर में। जैसे मैं यहाँ एक क्यूब बना दे रहा हूं, मैंने एक क्यूब बना दिया। यहाँ क्यूब बनाने के बाद में जो पार्टिकल हैं वो तो कोने में रहेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोने में रहना ही है। ये हो गया। अब कोने में रहने के बाद में इसके सेंटर में भी एक कण मौजूद होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब अंतः केंद्रित घनीय सेल। मतलब क्यूब के केंद्र में भी क्या रहेगा, एक कण उपस्थित रहेगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब क्या है, मतलब भाई फलक के केंद्र में भी कण होगा। तो पहले तो हम यहाँ क्यूबिक बना देते हैं, ये हो गया, हमने क्यूबिक बना दिया। कॉर्नर में तो रहना ही रहना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। कॉर्नर में हमको एक एक कण बनाना ही बनाना है, लेकिन कॉर्नर के साथ फेस मतलब फलक में, फलक के केंद्र में भी एक एक कण रहेगा। तो टोटल कितने फलक हैं बताइए, कितने फलक हैं। फलक तो समझ रहे हो ना, फेस फलक मतलब 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो यहाँ एक फलक हो गया, इस साइड वाला एक फलक, ऊपर वाला एक फलक, नीचे वाला एक फलक, और एक उस साइड में एक फलक होगा, और एक आगे की तरफ एक फलक होगा। तो उस साइड वाला ये मैंने बना दिया, इस साइड वाला मैंने बना दिया। ये हो गया।
तो जब आप पार्टिकल्स बनाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाओगे पार्टिकल्स को, और थोड़ा डायग्राम भी बड़ा बनाना, ताकि पता चले कि कॉर्नर में एक एक कण है और छेव फलक में भी एक एक कण है। वो चित्र में स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको दिखना चाहिए। समझ में आ गया? तो सिंपल क्यूबिक में केवल कोना में कण, बॉडी सेंटर्ड में कोना प्लस केंद्र, इसमें फलक केंद्रित घनीय सेल में क्या रहेगा? कोना प्लस फलक, मतलब जितने फलक हैं उन सभी के केंद्र में भी एक एक कण रहेगा। ये हो गया हमारा क्यूबिक का 3 प्रकार। ये तीनों प्रकार हैं और इन कंडीशन को हमने अप्लाई करके इस क्यूबिक को बनाया है। भुजा भी बराबर और जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए? ठीक। दूसरा क्या है? रोम्बोहेड्रल है ना? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। अच्छा, रोम्बोहेड्रल कितने प्रकार का है? एक प्रकार का है रोम्बोहेड्रल, मतलब एक ही हमको डायग्राम बनाना है। अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है? ए बराबर बी बराबर सी, वो तो होगा, मतलब क्यूब के जैसा ही होगा, भुजा बराबर रहेगा। लेकिन जो एंगल है, एंगल तो 90 डिग्री का नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा उसको तिरछा बनाना है। मतलब समझ में नहीं आया? चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल क्यूब बना दिया, ये मैंने एक सिंपल क्यूब बनाया, तो इसमें ए बी सी बराबर और सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बट हमको क्या है? 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो हमको थोड़ा उसका तिरछा बनाएंगे। तो वो जैसे ऐसे सीधा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे करके हम उसको थोड़ा तिरछा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो यहाँ 90 डिग्री थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही हमको इस डायग्राम को बनाना है, और डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाना है कि यहाँ का जो पार्टिकल है और यहाँ का जो पार्टिकल है एक दूसरे के सीध में होना चाहिए। एक दूसरे के क्या में होना चाहिए? सीध में होना चाहिए। यदि आपको डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है उसको सीध में करने के लिए, तो आप सिंपल डायग्राम को ऐसे ही बना देना। ऐसे ही बनाने के बाद में आप यहाँ डॉटेड लाइन से शो कर देना, तो पता चल जाएगा कि ये क्यूब है, थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, और ये पार्टिकल दोनों कड़ एक दूसरे के सीध में है। यदि बनाना नहीं आता होगा तो ये भी डायग्राम सही है, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन यदि आपको इस डायग्राम को तिरछा ही बनाना है तो आप उसको कैसे बनाओगे? देखिए, पहले इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं बना रहा हूं। अच्छा, इसका एक प्रकार है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा सिंपल रोम्बोहेड्रल। सिंपल रोम्बोहेड्रल, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल रोम्बोहेड्रल। समझ में आ गया? चलिए, अब इस डायग्राम को आपने नोट कर लिया। क्या ध्यान देना है? ये कण एक दूसरे के ऐसे सीध में रहे। ठीक है, चलिए एक बार बनाने की कोशिश करते हैं हम इसको। हमने बना दिया ऐसे तिरछा, ये हो गया, हमने तिरछा बना दिया। अब उसके बाद में जैसे मैं बनाया हूं वैसे सेम यहां भी मैं बना दे रहा हूं इस टाइप का। ये हो गया, मैंने ये बना दिया, और सभी कॉर्नर कॉर्नर को आप मिला दो। ये वाला कॉर्नर को इससे, ये वाला कॉर्नर को इससे, ये वाला कॉर्नर को इससे, ये वाला कॉर्नर को इससे। अब आप देख सकते हो ये जो कोना है और ये जो कोना है एक दूसरे के सीध में आ गए, पता चल गया। और सभी कोना में क्या कर देना है? आपको कर्ण कर देना है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा सिंपल रोम्बोहेड्रल का। इस टाइप का डायग्राम बनेगा, मतलब थोड़ा डायग्राम बनाना, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, बट क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के सीध में रहेंगे। बस इतना हमको ध्यान देना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सिंपल रोम्बोहेड्रल। चलिए नोट कीजिए। अब फिर हम उसके बाद में देखते हैं अगला, मोनोक्लिनिक। हो गया? गुड। चलिए अब देखते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, अच्छा मोनोक्लिनिक
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो जब 2 प्रकार का होगा तो इन 2 प्रकार को क्या क्या नाम देंगे, मतलब क्या क्या नाम का रहेगा? तो एक तो होगा सिंपल मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक, ठीक है, क्या होगा? सिंपल मोनोक्लिनिक। और एक होगा इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। फेस सेंटर्ड तो आपने पढ़ा है, अब इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक भी देख लेना क्या होता है। मोनोक्लिनिक, इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक और इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब उसके बाद में इसका जो कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है? इसमें ए बी सी, मतलब इसमें भुजा बराबर नहीं होगा, एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों अलग अलग होगा। और इसमें जो एंगल है, एंगल अल्फा बराबर गामा बराबर ये दोनों 90 डिग्री का रहेगा, और जो बीटा है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। मतलब बस आप इतना ध्यान देना, जहां 90 डिग्री का नहीं तो हुआ, मतलब वहां हमको डायग्राम को थोड़ा तिरछा बनाना है। आप इतना ध्यान देकर रखना तो डायग्राम बड़ी आसानी से बन जाएगा। भाई अब इसमें ए बी सी बराबर नहीं है, मतलब अब इसमें क्यूब नहीं बनेगा, क्यूब जैसा नहीं बनेगा। ए बी सी बराबर नहीं मतलब घन जैसा नहीं बनेगा, घनाभ जैसा बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ जैसा बनेगा। घनाभ का डायग्राम आपको पता है, घनाभ का डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हो गया घनाभ का डायग्राम, ये हो गया। मतलब इसमें जो ये भुजा हैं ये बराबर नहीं होंगे, छोटा बड़ा होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है ए बी सी बराबर नहीं है, लेकिन इसमें जो 2 एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, एक 90 डिग्री का नहीं होगा। तो आप उसको क्या करोगे? इसको थोड़ा सा तिरछा बना दीजिए आप। अब इसको आप तिरछा बनाओगे कैसे? तिरछा कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा तिरछा बनाने के लिए क्या करोगे? इसको थोड़ा सा इस टाइप का झुका देना, ऐसा, ये हो गया। यहां भी वैसे कर देना, ये हो गया। आपने ऐसा करके झुका दिया, फिर कॉर्नर कॉर्नर को क्या करोगे? मिला दोगे, तो ये बन गया थोड़ा सा तिरछा। अब यहाँ क्या करोगे? कोना में एक एक कण को आप यहाँ व्यवस्थित कर दोगे, क्योंकि सिंपल है तो सिंपल में केवल कोना में ही कण रहेगा। सेम टू सेम डायग्राम आप यहां बना देना। आई थिंक डायग्राम बनाना तो आप लोग जान ही रहे होगे। अब नहीं जान रहे हो तो आप लोग को सीखना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के काम बनने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब क्या कोना में मैं कण व्यवस्थित करूं? बताओ जल्दी। कोना में कण व्यवस्थित करूंगा, क्योंकि कोना में कण रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंड सेंटर्ड है। बॉडी के सेंटर में रहता तो बीच में करता, फेस सेंटर्ड रहता तो फलक के केंद्र में करता, लेकिन इंड सेंटर्ड है तो मैं किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में कण रखूंगा। कोई भी 2 फलक ले लोगे आप, इस साइड का 2 फलक ले लोगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस फलक में मैं कण करूंगा तो इसमें नहीं करना है, इसमें यदि मैं कण व्यवस्थित करूंगा तो इसमें करना है, मतलब जस्ट अपोजिट। तो मैं क्या करता हूं? इस फलक के केंद्र में एक कण और इस फलक के केंद्र में एक कण, मतलब किन्हीं 2 अपोजिट फलक में मेरे को क्या करना है? कण को रखना है। तो वो हो गया हमारा इंड सेंटर्ड। ये होता है इंड सेंटर्ड का मतलब अंत्य केंद्रित। क्या होता है? अंत्य केंद्रित, हिंदी में बोलते हैं इसको अंत्य केंद्रित। तो इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, जहां इंड सेंटर्ड लिखा होगा मतलब आपको पता होना चाहिए किन्हीं 2 फलक के केंद्र में कण व्यवस्थित करना है। तो ये हो गया 2 प्रकार मोनोक्लिनिक का। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार का होता है? ये होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होगा, और इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा देखते हैं। ए बी सी तो इसमें बराबर नहीं होगा, ए भी मतलब घनाभ जैसा ही बनेगा, लेकिन जो अल्फा है, बीटा है और जो गामा है, ये तीनों का तीनों 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा मतलब आपको समझ जाना है कि आपको डायग्राम को सीधा ही बनाना है, आपको ऐसे तिरछा करने की जरूरत नहीं है।
आपको डायग्राम को सीधा ही बनाना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वाला है। और भुजा बराबर नहीं है मतलब आपको घनाभ ही बनाना है, घन नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है? घनाभ आकृति का बनाना है। समझ में आ गया? मतलब आयत जिसको बोलना चाहिए। तो चलिए अब इसका हम चार प्रकार, अब इसका चार प्रकार क्या क्या होगा, ये बड़ी कमाल की बात है। चलिए पहले मैं चार प्रकार क्या क्या होगा मैं उसको बता दे रहा हूं। पहले दो प्रकार हम यहां लिख देते हैं। ऑर्थोरोम्बिक है तो पहला तो होगा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल आर्थोरोम्बिक। चलिए एक एक का डायग्राम बनाते हैं। पहले सिंपल ऑर्थोरोम्बिक मतलब आपको क्या करना है? घनाभ बना देना है बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। भुजा बराबर नहीं है, सभी 90 डिग्री है। अब सिंपल ऑर्थोरोम्बिक है मतलब क्या करोगे? सभी कोना कोना में एक एक कण व्यवस्थित कर देना है। ये हो गया हमारा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। एकदम क्लियर हो गया। दूसरा क्या होगा, मैं इसी में लिख दे रहा हूं। दूसरा क्या होगा? सिंपल ऑर्थोरोम्बिक के बाद में बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। मैं यहां लिख दे रहा हूं बॉडी, यहां लिखना सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है मतलब बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक कण रख देना आप। ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा तीसरा प्रकार क्या होगा? हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था इंड सेंटर्ड, तो यहां बस वही वाला रहेगा इंड सेंटर्ड। मैं यहां बॉडी के जगह में मैं लिख दूंगा इंड, इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो अब इंड सेंटर्ड में यहां सेंटर में नहीं रहेगा, किन्हीं दो फलक के केंद्र में रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब उसके बाद में आता है लास्ट प्रकार, चौथा प्रकार। तो कौन सा वाला बच गया जी? फेस सेंटर्ड बच गया। तो आप यहां लिख देना फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में मतलब सभी फलक में, दो फलक में हो गया, तीसरे फलक में हो गया, चौथे फलक में हो गया, चौथे फलक में हो गया, और उस साइड का जो फलक है उसमें हो गया, इस साइड का जो फलक है इसमें हो गया। तो ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो चार प्रकार कौन कौन सा है? सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। मतलब यही प्रकार सब तरफ यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस जो क्रिस्टल है उसके नाम को ऐड कर देना है। जैसे यहां क्यूबिक था तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, लेकिन यहां ऑर्थोरोम्बिक है तो फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक। अब चलिए देखते हैं उसके बाद में क्या है। ट्राई क्लिनिक, नोट करो। चलो हो गया ना? चलिए ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक। अब ट्राई क्लिनिक कितने प्रकार का होता है? ये तो एक ही प्रकार का होता है भाई साहब। ट्राई क्लिनिक कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है। अब उसके बाद में इसमें कंडीशन क्या होगा? एबीसी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा? एबीसी बराबर नहीं होगा। अब उसके बाद में इसमें क्या होगा? अल्फा और जो बीटा है ये दोनों 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन जो गामा है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो भाई 90 डिग्री नहीं है मतलब आप समझ जाना कि आपको तिरछा बनाना ही बनाना है। समझ में आ गया? अब तिरछा बनाना ही बनाना है, तो अब हमको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। अब इसका एक प्रकार है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल ट्राई क्लिनिक, सिंपल ट्राई क्लिनिक। अब भाई ए बी सी बराबर नहीं है मतलब छोटा बड़ा तो होगा ही, और फिर तिरछा बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इस टाइप का ही बनेगा, थोड़ा सा तिरछा बना देना, उसमें क्या है। ये हो गए आप, ये हो गया।
ठीक है, बस ये सब कंडीशन इसमें अप्लाई हो गया। अब आप क्या करोगे, कोना में कण, कोना में कण बना देना, बस सिंपल है। समझ में आ गया, बस एक ही प्रकार है। ओके, अब ट्राई क्लिनिक तो हो गया, अब अगला प्रकार देखते हैं, टेट्रागोनल। कौन सा प्रकार है जी, टेट्रागोनल। चलिए मैं यहां लिख देता हूं टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगा, जरा उसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, ए बराबर बी, नॉट बराबर सी, मतलब 2 भुजा बराबर होगा, 1 भुजा बराबर नहीं होगा। अब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर इसमें होगा 90 डिग्री। अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब आपको समझ जाना है कि आपको चित्र को टेढ़ा नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें भी घनाभ जैसा ही बनेगा, घन जैसा तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें सब भुजा बराबर रहता है, इसमें तो एक भुजा बराबर नहीं है। तो अब सिंपली से क्या करोगे, घनाभ जैसा बनाओगे। लेकिन अब इसके 2 प्रकार हैं, तो 2 प्रकार का नाम क्या क्या होगा, सिंपल टेट्रागोनल, और जो दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। 90 डिग्री है, मतलब चित्र को तो क्या नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है, मतलब सीधा ही बनेगा इस टाइप का। समझ में आ गया। यदि बना रहे हो भुजा छोटा बड़ा, यदि कोई बराबर, यदि कोई बराबर नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है चित्र बनाते टाइम में कि आप इस कंडीशन को लिख देना है। आप कंडीशन लिख गए मतलब वो क्लियर हो गया कि आपने जो डायग्राम आप बनाए हो वो इसी कंडीशन को अप्लाई करके बनाए हो। यदि 90 डिग्री है तो डायग्राम को सीधा ही बना देना, यदि 90 डिग्री नहीं है तो डायग्राम को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। यदि ए बी सी बराबर है तो घन आकार का बनाना, यदि ए बी सी डी में यदि कोई भी बराबर नहीं है या तीनों बराबर नहीं है तो आप उसको घनाभ आकृति का बना देना। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। बस मैं आप लोगों को जो चीज बताया हूं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, तो आप लोगों को याद करने में भी वो क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया सिंपल टेट्रागोनल। सिंपल में क्या करोगे, केवल कोना में कण बना दो। बॉडी सेंटर्ड में क्या करोगे, भाई बॉडी के सेंटर में एक कण बना दो। कोना में तो रहेगा ही। अब इधर तो ज्यादा एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल गया। 2-4 डायग्राम आपने समझ गए स्टार्टिंग में, बाकी का डायग्राम ऑटोमेटिकली आप लोगों के माइंड में वो आते जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि प्रकार का नाम बस वही है, बस थोड़ा सा जो हमको चेंजेस करना है वो क्रिस्टल का नाम को इसमें हमको ऐड कर देना है। समझ में आ गया। वही हो गया हमारा टेट्रागोनल। अब चलिए उसके बाद में अब हम देखते हैं लास्ट हमारा है हेक्सागोनल। चलिए नोट कीजिए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल भाई इसका भी एक ही प्रकार है। अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है, ए बराबर बी, नॉट बराबर सी, अभी जैसे हमने अप्लाई किया था, है ना। अब इसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री है, मतलब थोड़ा सा तो टेढ़ा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सभी तो 90 डिग्री नहीं है ना। और इसमें इक्वल भी नहीं है भुजा, 2 भुजा, तो घनाभ जैसा आकृति ही बनेगा। लेकिन हमको हेक्सागोनल बनाना है ना, षटकोणीय बनाना है। समझ में आ रहा है। तो षटकोणीय हम कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। षटकोणीय कैसे बनाओगे, षटकोणीय भाई षटकोण जैसा बनाओगे, और कैसा बनाओगे। ये हो गया हमारा षटकोणीय, 1 2 3 4 5 6 हमारा षटकोण बन गया। अब कोना में एक एक पार्टिकल रहेगा,
ये हो गया, हमने एक एक पार्टिकल भी बना दिया। अब इसको आप ऐसे बनाओ कि इसमें आपको क्या दिखना चाहिए, 3 फलक इसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ केंद्र में एक कण कर देता हूं, यहां से इसको मिला देता हूं, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। क्या पता चल गया, 3 फलक पता चल गया। अब जैसे मैंने ऊपर में बनाया है, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा ना, है कि नहीं, हेक्सागोनल होता है उसका। तो जो 3, जैसे मैंने ऊपर में डायग्राम बनाया सेम वैसे आप नीचे में बना दो और दोनों को मिला दो। कैसे बनाएंगे, सेम इसके जैसा ही आप बना दो, इस टाइप का। ये हो गया, ये हो गया। कॉर्नर कॉर्नर में एक एक कण कर दो, यहाँ केंद्र में कण कर दो, यहाँ भी आपको 3 फलक पता चलना चाहिए, 1 2 3। अब क्या करोगे, मिला दो, यहाँ इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, बीच वाले को बीच से मिला दो। ये वाला कहाँ मिलेगा जी, यहाँ मिलेगा, ये वाला यहाँ मिलेगा, ये वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये वाला यहाँ मिलेगा, ये वाला यहाँ मिलेगा। इस टाइप का देखिए आपको 3 घनाभ आपस में जुड़े हुए जैसा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। 3 घनाभ आकृति आपको आपस में जुड़े हुए पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख के थोड़ा घर में दिमाग लगाना, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या देखा, ज्यामिति विन्यास के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के जितने भी प्रकार हैं उन सभी का हमने ज्यामिति एक एक करके बनाया। और आगे हमको क्यूबिक को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। आगे जो हमारा टॉपिक है तो क्यूबिक से रिलेटेड है। तो ये सभी ज्यामिति जो विन्यास जो हमने ज्यामिति बनाया सभी क्रिस्टल का, आप इसको एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और एक बार आप इसको घर में देखिएगा बना के कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यदि आप लोग के माइंड में कुछ डाउट आएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, किसी भी प्रकार का कुछ परेशानी क्वेश्चंस होगा तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।